बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आइए अब आपको दिखाते हैं आरएसएस का दिल्ली का ब्रांड न्यू हेडक्वार्टर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दिल्ली दफ्तर एक नए रूप में बनकर तैयार है। नागपुर के बाद दिल्ली में संघ का सबसे बड़ा कार्यालय है। आरएसएस दफ्तर, जिसे केशव कुंज के नाम से जाना जाता है, इसका नया और विकसित अवतार चर्चा का विषय है। 19 फरवरी को संघ प्रमुख मोहन भागवत केशव कुंज के नए स्वरूप का उद्घाटन करने जा रहे हैं। गुजरात के आर्किटेक्ट अनूप दवे ने इसे डिजाइन किया है। बिल्डिंग को मॉडर्न और ओल्ड दोनों तरीके का लुक दिया गया है। इस नए दफ्तर में 12 मंजिल के 3 टावर हैं। इनके नाम है साधना, प्रेरणा और अर्चना। 300 कमरे हैं, बाकायदा ऑफिस है। 5 बेड का एक अस्पताल भी तैयार किया गया है। 8,500 किताबों से सजी हुई एक लाइब्रेरी है और ये लाइब्रेरी हर शख्स के लिए खुली हुई है। इसके अलावा जो ये छोटा सा हॉस्पिटल इसमें बनाया गया है, ये इलाके के गरीब तबके के लोग वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर दिल्ली में आरएसएस के इस नए दफ्तर के अंदर गए। देखते हैं उनकी रिपोर्ट। आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। इस शताब्दी वर्ष में संघ अपने प्रचार प्रसार के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए वो कर रहा है और उस लिहाज से बहुत लाजमी सी बात थी कि जो काम करने की जगह है, जो रहने की जगह है, उसे आधुनिक जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाए। और इसी सोच के तहत दिल्ली में संघ का दफ्तर तैयार है। हमारे पीछे जो हाई राइज बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये दिल्ली में संघ की नई बिल्डिंग है। दिल्ली के करोल बाग वाले इलाके में यहाँ पे देखें तो तकरीबन 8 सालों के बाद यह बिल्डिंग तैयार है। आरएसएस के इस दफ्तर में तकरीबन 8,500 पुस्तकों का एक केशव लाइब्रेरी है, जिसमें सामान्य लोग भी यानी कि पब्लिक के लिए भी ये खुला रहेगा। कोई भी आना चाहे, कोई रिसर्च स्कॉलर, कोई स्टूडेंट तो यहाँ पे आ सकता है। और आमतौर पर यह धारणा ये समझ में आएगी कि शायद आरएसएस से संबंधित ही पुस्तक हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ये बताया गया कि इसमें बाकी जो दूसरे धर्म है यानी कि हिंदुत्व से अलग, जैसे इस्लाम की बात कर लें, क्रिश्चियनिटी की बात कर लें, तो उससे भी संबंधित जो पुस्तकें हैं वो यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। अशोक सिंगल सभागार, और इसमें तकरीबन 460 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। यानी कि संघ को कोई कार्यक्रम करना है और जो कि हमेशा कार्यक्रम इनके चलते रहते हैं, तो बाहर किसी ऑडिटोरियम को किराए पे लेने की जरूरत नहीं, बल्कि संघ के दफ्तर के भीतर ही एक हाईटेक ऑडिटोरियम बनाया गया है, एक बड़े स्क्रीन के साथ, जहाँ पे कोई भी प्रेजेंटेशन कराना हो और आरामदायक चेयर्स के साथ। तकरीबन 460 लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह अगर करने हो तो उसके लिए संघ ने उस पर्पज से इसको बनवाया है। और छोटे ऑडिटोरियम के लिहाज से बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम जिसे कहा जा सकता है, उस हाईटेक तरीके से यहाँ पे इसको भी बनाया गया है। जो मंच जो आप देख रहे हैं, इस मंच पे सिर्फ 2 लोग बैठते हैं, यानी कि आरएसएस के सरसंघचालक और सरकार्यवाही, ये सिर्फ 2 लोग ऊपर बैठेंगे। और इसके अलावा जितने भी प्रचारक हैं उस बैठक में जो मौजूद रहेंगे वो सभी नीचे बैठते हैं। और उसमें जो भी विचार मीमांसा करना होता है, जो फैसले लेने होते हैं, वो फैसले लिए जाते हैं। अब ये जो जगह है जहां केशव कुंज बना है, ये पहले से केशव कुंज के नाम से ही था। यहाँ कार्यालय चलता था। 1962 से यहाँ पर संघ का जो कार्यालय है वो चल रहा था, लेकिन इसको एक नया लुक अब दिया गया। 150 करोड़ रुपए इस पर लगे हैं और कुल जो एरिया है ये 3.75 एकड़ का है। और ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे प्रेमाइसेस को बनाने के लिए 75,000 लोगों ने दान दिया है। इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई किसी सेठ का पैसा लग गया हो, कुछ लग गया हो। इंडिविजुअल्स का जो है इस पैसा इसमें लगा हुआ है। वैसे तो देखिए, कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको ऐसी जगहों की जरूरत रहती है, लेकिन जैसे इसमें 300 कमरे बनाए गए, लोग सोच सकते हैं ऐसी क्या आवश्यकता है। तो संघ के काम करने का तरीका और उसके लिए ऐसी जगह की जरूरत क्या, कैसे देखते हैं समीर जी? देखिए, 1925 में संघ जब बना था और आज 2025 100 साल संघ के शताब्दी वर्ष 100 साल भी हो रहे हैं। 100 साल में संघ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। आज संघ हिंदुस्तान की क्या दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन के रूप में देखा जा सकता है। उसके लाखों स्वयंसेवक हैं। हर साल 700 से 800 प्रचारक निकलते हैं। 50 से ज़्यादा अनुशासित संगठन है। और दिल्ली में संघ का एक कार्यालय इतना अच्छा बनाना, मैं इसे भव्य नहीं कहूँगा, एक अच्छा कार्यालय कहूँगा, क्योंकि संघ में भव्यता की कोई जगह नहीं है। भले ही बिल्डिंग भव्य लगे, लेकिन उसके अंदर वही सादगी रहेगी। संघ प्रचारकों का रहन सहन वही रहेगा, उनका जीवन जिस तरीके से वो जीते उसी साधना के साथ वो जिएंगे। लेकिन ये जरूरी है। अब 1925 में जब नागपुर में संघ का पहला जो कार्यालय जो बना था, उस समय तो वो मतलब किराए पे पहले चलता था। एक भुस्से का वाड़ा था जो टूटा हुआ था, वहां पर संघ की शाखाएं लगती थी। उसके बाद संघ ने धीरे धीरे किया। गुरु गोलवलकर जब बने संघ के द्वितीय संचालक, तो उन्होंने एक जगह वहां छोटी सी खरीदी, वहां संघ कार्यालय बना। उसके बाद हिंदुस्तान में धीरे धीरे संघ ने अपने कार्यालय बनाने की शुरुआत की। अब दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है, संघ का एक बड़ा सेंटर रहा है।
नागपुर के बाद संघ ने जो दूसरा बड़ा कार्यालय जो बनाया था वो कलकत्ता में बनाया था। उसके पीछे एक कारण यह था कि जब डॉक्टर हेगड़ेवार डॉक्टर की पढ़ाई करने कलकत्ता में रहे थे लंबे समय तक, तो उनका एक वहाँ अटैचमेंट था, तो वहाँ एक बड़ा कार्यालय बनाया था, लेकिन वो भी इतना भव्य नहीं था, वो भी सादगी वाला रहा। जगह उसकी बहुत बड़ी रही है। मुझे लगता है देश भर के लोग, दुनिया के लोग संघ को जानना चाहते हैं। संघ का खुद की अपनी बैठकें होती है। आज संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक लोग होती है, घूमते रहते हैं, कार्यकारी मंडल की बैठक होती है, संघ के अपने लोग, प्रचारक लोग हिंदुस्तान से दुनिया भर से लोग आते हैं, अनुशासित संगठन के लोग आते हैं। मोहन भागवत जी को और सर कारवा दत्तात्रेय उस को बैठक करना है तो अब बैठक की व्यवस्था है। संघ को अगर पत्रकार वार्ता लेना है या किसी संदर्भ में बैठक करना है तो संघ के पास एक जगह है कि जहां संघ बैठ सकता है। और 300 कमरे मुझे लगता है, हमें लगता है कि बहुत ज्यादा है। 300 कमरे बहुत ज्यादा नहीं। अगर कोई बैठक होगी, बाहर से प्रचारक आएंगे, दूसरे लोग आएंगे, तो 300 कमरे की व्यवस्था तो होना चाहिए। और संघ ने सिर्फ आज वर्तमान की दृष्टि से नहीं बनाया होगा, अब मुझे लग रहा है आने वाले अगले 50-100 साल के दृष्टिकोण को देखते हुए बनाया गया है। इस पर रजत जी का एक कमेंट था, मैं कहा कि वो भी दर्शक सुन लें एक बार। नॉर्मली आरएसएस के लोग अपने कार्यालय का डिस्प्ले नहीं करते, माना जाता है कि वो सीक्रेटिव रहते हैं, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। आरएसएस की नई बिल्डिंग, नया ऑफिस देखकर लगता है कि समय के साथ संघ में बदलाव आया है, वो नए जमाने के साथ चल रहा है। और जो संगठन समय के साथ नहीं बदलते वो ज्यादा समय जिंदा नहीं रह पाते। आरएसएस की स्थापना को इसी साल 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और यह इस बात का प्रमाण है कि संघ ने अपनी कार्य पद्धति को नए जमाने के अनुरूप ढाला है। और संघ से जुड़ी एक खबर कलकत्ता से आ रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने मोहन भागवत की जनसभा को इजाजत दे दी है। दरअसल 16 फरवरी को बर्धमान में मोहन भागवत की एक जनसभा होने वाली है, लेकिन पुलिस ने इस जनसभा के लिए इजाजत नहीं दी थी और इसके पीछे हवाला दिया जा रहा था बच्चों की बोर्ड परीक्षाओं का। पहले तो मामला केवल इतना आया था कि शायद वहां लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन बाद में पता चला कि जनसभा ही नहीं करने की इजाजत दी जा रही थी। लेकिन संघ का तर्क ये था कि रविवार को सभा होने जा रही है, इसलिए इससे बोर्ड परीक्षा किसी तरीके से प्रभावित नहीं होती है। अभी आप कोलकाता की बात कर ही रहे थे, वहां से बंगाल से ये खबर आई है। लेकिन हेडक्वार्टर संघ की जनसभा, ममता जी की सरकार का रिएक्शन, सारी बातें। देखिए, एक तो ये कि किसी भी जनसभा को रोकना, किसी को रोकना, ये करके कोई कुछ कर नहीं पाएगा। कांग्रेस ने तो कई बार प्रतिबंध भी लगाने की कोशिश की, लेकिन संघ तो बड़ा ही होता गया। कांग्रेस कहाँ है सबको पता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, जो रजत जी ने अभी कही कि संघ समय के साथ बदलता है, उसका एक और बड़ा उदाहरण आपको देता हूँ। केशव कुंज संघ ने बुलाया मीडिया के लोगों को, पिछले 2 दिनों में सबको वहां ले जाकर सबको सब दिखा दिया। ये हमारा कमरा है भाई, ये हमारा ऑडिटोरियम है, यहाँ रहेंगे, ये पुस्तकालय है, ये मतलब सारी व्यवस्था दिखा दी। दूसरी तरफ अभी एक कार्यालय का उद्घाटन हुआ जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जो 1885 में A.O. ह्यूम ने बनाई थी, जिसका नाम कांग्रेस है आज, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके कांग्रेस के हेडक्वार्टर के जो उद्घाटन समारोह था, उसमें पत्रकारों को अंदर नहीं घुसने दिया गया। ये आप संदर्भ ध्यान रखिए। वो राजनीतिक दल है, संघ की कोई बाध्यता नहीं है कि वो अपने कार्यालय को लोगों को दिखाए, लेकिन संघ ने पारदर्शिता के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, दूसरा कोई कहेगा क्या कुछ कहेगा, और 2016 में इसकी नींव खुदी थी। तब से कार्यालय चल रहा था कि बनेगा बनेगा। उदासीन आश्रम में सारे संघ के अधिकारी रहा करते थे। अब जाकर ये तैयार हुआ। 75,000 स्वयंसेवक 150 करोड़ जुटाते हैं और ये कार्यालय बनकर तैयार होता है। अब जो सभा रोकने की कोशिश है, ममता बनर्जी को ये लगता है कि संघ मजबूत होगा तो कल को भारतीय जनता पार्टी उनके सर पर और ज्यादा मजबूती से आ जाएगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर आप समाज में काम करने वाले संगठन को रोकेंगे, राष्ट्रीय विचार का काम करने वाले संगठन को रोकेंगे, तो रोकना तो संभव नहीं है, हाईकोर्ट ने इजाजत भी दी, लेकिन उसका जो उल्टा असर होगा वो जरूर ममता बनर्जी के खिलाफ जाता हुआ दिखता है। वैसे मतलब जस्ट फॉर रिकॉर्ड की गलत बात नहीं वो ना हो जाए, तो कोई आपसे कोई कह दे भी ऐसा नहीं था। कांग्रेस ने अगले दिन दिखा दिया था दफ्तर। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि जब आपको कहना पड़ जाए, हाँ, जब लोगों को कहना पड़ जाए, और दिखा क्या दिया था, जब मजबूरी में जब इतना हल्ला हंगामा हुआ तो लोगों को ले गए, तो उस दिन क्या छिपाना था, पहले ही दिन कौन सा डर था। और डर तो उनका इतना है कि वो सड़क तो पड़ती है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, ऑफिस का दरवाजा उन्होंने कर दिया है कोटला मार्ग पर,
9 एक कोटला मार्ग कर दिया है दीनदयाल, ताकि इसलिए एड्रेस दीनदयाल जी का एड्रेस ना हो जाए। अब क्या करिएगा। चलिए अब आपके कुंभ की बात भी तो कर लें। कुंभ के पर चर्चा खत्म नहीं हो रही है। अब कुछ खर्चे को लेकर सवाल है कि साहब सरकार ने इतना रुपया लगा दिया कुंभ के ऊपर, 1500 करोड़ रुपया लगा दिया। इस पर योगी जी का रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा 1500 करोड़ रुपए लगाकर अगर 3 लाख करोड़ का फायदा हो रहा है अर्थव्यवस्था को, तो क्या इसको घाटे का सौदा आप कहेंगे? फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये पैसा भी ऐसा नहीं कि पूरा केवल कुंभ की व्यवस्था पर लगा है, प्रयागराज शहर पर भी इसका खर्चा किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किया गया है, तो इससे शहर को सीधा लाभ भी मिलेगा। अच्छा, योगी जी ने एक स्टेटमेंट और दिया था कि कुछ लोग चुपचाप आके नहा के चले गए, वो अखिलेश जी के लिए कह रहे थे, उसका जवाब भी आ गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कपड़े पहनकर कैसे नहाया जाता है, ये योगी जी से सीखना होगा। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6000 5000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहाँ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत की ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं। कुंभ में देखा कि अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता और जो तैयारी बताई थी कि 100 करोड़ की उन्होंने तैयारी की है, अगर 100 करोड़ की तैयारी होती तो लोगों को यह सुविधा नहीं होती। लोगों की जान गई है, लोग बड़े पैमाने पर परेशान हुए हैं। जाम में न केवल श्रद्धालु लोग और जो लोग आए थे दर्शन के लिए वो परेशान हुए, बल्कि आम जनता भी परेशान हुई है। लोगों की जान गई है। जो सरकार लगातार दावा कर रही है वो अभी तक ये नहीं बता पा रही कि जान कितनों की गई है। केवल भगदड़ की जान नहीं, जो लोग यहाँ आए दर्शनार्थी श्रद्धालु, उनकी भी बड़े पैमाने पे जान गई है, जो सरकार छिपा रही है। इस बात की खुशी है कि आने वाले समय में हम लोगों को कपड़े पहन करके स्नान करना होगा। भाई ये चीज तो हमें सीखनी चाहिए। ये जो चीजें सीखने की हैं वो हमें अपने मुख्यमंत्री जी से सीखना चाहिए कि पूरे वस्त्र पहन के स्नान करना चाहिए। बनारस वालों आपसे बेहतर कौन नहीं जानता होगा स्नान कैसे किया जाता है। अगर स्नान करने का तरीका उनसे हम सीखेंगे। अब कैसे स्नान किया जाए, कपड़े कितने पहनकर स्नान किया जाए, इस पर भी खैर वो चुटकी ले रहे थे अखिलेश यादव। लेकिन अब कुंभ की अर्थव्यवस्था और कुंभ की अव्यवस्था, इन दोनों बातों को लेकर अखिलेश यादव जरूर हमलावर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी पर। वैभव जी देखिए, इतना बड़ा आयोजन अपने आप में करवा लेना ही बहुत बड़ी बात है। और हमें अखिलेश जी का वो दौर याद है जब आजम खान को पैसे दिए गए कुंभ कराने के लिए और उन्होंने उस पैसे का जो सदुपयोग किया और उसको अपनी एक निजी विश्वविद्यालय में उस पैसे का खर्च किया, उसमें से एक बहुत बड़ा चंक जो है पैसे का। तो अखिलेश यादव जी शुड बी लास्ट पर्सन, वो आखिरी व्यक्ति होने चाहिए जो इस मुद्दे पे बात करें, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो पिछला टॉपिक लिया था उस पर मेरा एक पॉइंट था जो मैं देना चाह रहा था कि देखिए 100 साल तक जिन लोगों को संघ के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक इस देश के जंगलों में, बीहड़ों में, उन जगहों पे जहां पे सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पाई, उन जगहों पे निस्वार्थ भाव से काम करने वाले स्वयंसेवक उनको नहीं दिखे। उनको सिर्फ और सिर्फ उनको सांप्रदायिकता दिखी, उनको ये सारी चीजें दिखी। उनको अब 100 साल बाद संघ की 3 बिल्डिंगें दिख रही हैं और चुभ रही हैं। तो आप ये भी एक देखने वाली बात है। और हमको ये मानना चाहिए कि हम स्टीरियोटाइप क्यों करें, ये हमारे दिमाग में क्यों डाला गया है कि आपको भाई अगर संघ है तो संघ का आदमी इसी तरीके से ही रहना चाहिए, हम ही डिसाइड करेंगे। पहले जब अभाव था तो वैसे रहते थे, आज भी वैसे ही रहेंगे। उस बिल्डिंग के अंदर भी आप जाइएगा, अभी उदासीन आश्रम की बात हुई, उदासीन आश्रम में दिल्ली में आप चले जाइए, संघ के सरसंघ चालक से लेकर के उनके कार्यकर्ता तक, आपको निचले स्तर के,
आपको एक ही तरीके के कमरे में, एक ही तरीके के बिस्तर पे, एक ही ठीक तरह है। के गद्दे पे आपको सोते हुए मिल जाएंगे। एक खबर, समय कम रह गया लेकिन क्योंकि आपसे कहा था तो उस पर एक बात तो जरूर करते चले हम लोग। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है और उन्होंने बड़े दुख के साथ एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए कहा कि मैं काम करना चाहता था लेकिन मुझे हर कदम पर रोका गया। इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड भी है। एक तो वो हैं उनकी बहन मुमताज पटेल, उनका भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया अपने भाई के कांग्रेस को अलविदा कहने पर। उन्होंने भी दिल्ली में प्रचार भी किया कांग्रेस पार्टी के लिए। ये मामला तब बढ़ा था जब 2024 के लोकसभा चुनाव में भरूच, जहां से अहमद पटेल आते थे, वो लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को लड़ने के लिए दे दी थी। उस वक्त भी दोनों ही मतलब मुमताज पटेल और फैजल पटेल की तरफ से बहुत तीखा रिएक्शन आया था। लेकिन उसके बाद अब ये भी चर्चाएं चली कि क्या ये कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। इनकी शायद सीआर पाटिल के साथ एक मुलाकात भी हुई, उसकी भी चर्चा काफी हुई थी। लेकिन अब फैजल पटेल ने छोड़ दिया है। अहमद पटेल के परिवार का कांग्रेस के साथ छोड़ना अपने आप में बड़ी बात है समीर। नहीं, बहुत बड़ी बात है। अहमद पटेल तो खुद भरूच से 3 बार के सांसद रहे वो, उसके बाद 85 से भारतीय जनता पार्टी के बाद वो सीट रही और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे। बहुत अच्छे नेता कांग्रेस के रहे और मुझे लगता है कि जब 2024 कांग्रेस में कोई बात आगे नहीं बढ़ती थी अहमद पटेल के इन्वॉल्व हुए बिना। सोनिया गांधी सबसे भरोसेमंद थे और बहुत सादगी पसंद आदमी रहे अहमद पटेल। उनका एक अपना भूमिका रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब आम आदमी पार्टी से गठबंधन हुआ कांग्रेस का, तो भरूच सीट और भावनगर सीट कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दी थी। उस समय अहमद पटेल की बेटी वहां से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उस समय प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने उनसे कहा कि भविष्य में आपके लिए पार्टी कुछ बड़ा करेगी। और मुझे लग रहा है कि अशोक गहलोत जब गुजरात चुनाव के प्रभारी थे तब भी उन्होंने ये बात फैजल से और अहमद पटेल की बेटी से कहा था कि पार्टी आपको भविष्य में राज्यसभा भेजेगी। और मुझे लग रहा है कि शायद राज्यसभा भेजने का एक भरोसा दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से दूसरे लोगों को राज्यसभा में भेजा गया, वो पार्टी में उन्हें जिस तरह से नजरअंदाज किया गया, संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, मुझे लग रहा है ये एक नाराजगी थी। और अब इतने बड़े नेता जिसने पार्टी के प्रति इतना समर्पित जो व्यक्ति रहा हो, उसके परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और एक लंबे समय बाद अब फैजल ने यह फैसला लिया है। अभी बेटी कांग्रेस के साथ है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में वह भी पार्टी छोड़ सकती है। समय इतना ही इजाजत दे रहा है आज कहानी कुर्सी की में इतना ही। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी आपका, समीर जी आपका, वैभव आप आज प्रोग्राम में आए, बहुत शुक्रिया आपका।